नमस्कार दोस्तों, आप सभी को अपने YouTube चैनल साइंस हब 274 में स्वागत है। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं बिहार बोर्ड जो ऑफिशियल मॉडल सेट जारी किया है उसी को हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। और हम लोग क्या पढ़ेंगे? साइंस का मॉडल सेट पढ़ेंगे, यानी कि 2024 में जो पूछा जाएगा जिस पैटर्न का क्वेश्चन उसी को हम लोग देखेंगे। तो हम लोग को 80 को ऑब्जेक्टिव को पढ़ना है, जिसमें कि हम लोग को 40 बनाना है। कितना बनाना है? 40 बनाना है। इसमें भी 80 में 40 बनाना है। और 24 गो रहेगा लघु उत्तरीय, 24 गो रहेगा लघु उत्तरीय, यानी 8 गो रहेगा फिजिक्स में, और केमिस्ट्री में भी रहेगा 8 गो, और बायो में रहेगा 8 गो, जिसमें कि हम लोग को 4-4 सॉल्व करना है लघु उत्तरीय में। ठीक है। और दीर्घ उत्तरीय रहेगा 6 गो, दीर्घ उत्तरीय क्या रहेगा? 6 गो रहेगा। सभी में रहेगा 2-2 गो, बायोलॉजी में रहेगा 2 गो, फिजिक्स में रहेगा 2 गो, केमिस्ट्री में 2 गो, और बायोलॉजी में भी 2 गो। बनाना कितना दीर्घ उत्तरीय में है? बनाना एक बनाना दीर्घ उत्तरीय में। ये ध्यान रहे, ऐसा नहीं कि हम दोनों बना के चलावें, सिर्फ फिजिक्स का दोनों बना लें, केमिस्ट्री का दोनों बना लें, गलत हो जाएगा, है ना। तो फिजिक्स में 2 में 1 बनाना है दीर्घ उत्तरीय, केमिस्ट्री में 2 बनाना 1 दीर्घ उत्तरीय, बायोलॉजी में 2 बनाना है 1 दीर्घ उत्तरीय, और लघु उत्तरीय में क्या करना है? 8 में 4 बनाना है। 8 में 4 बनाना है केमिस्ट्री में भी, और 8 में 4 बनाना है बायोलॉजी में भी, यानी 4 गो छोड़ना है और 4 गो बनाना है। यही तो है हम लोग बनाने के लिए। और कुल समय कितना होता है? 2 घंटा 45 मिनट का पूरा टाइम होता है साइंस में। तो हम लोग क्वेश्चन को अब स्टार्ट करते हैं देर नहीं करते हुए। देखिए पहला क्वेश्चन क्या है? पहला क्वेश्चन ये है, पहला क्वेश्चन यह है कि गोलीय दर्पण के परावर्तक पृष्ठ की वृत्ताकार सीमा रेखा का व्यास कहलाता है। मतलब कोई भी गोलीय दर्पण हो तो गोलीय दर्पण 2 प्रकार के होते हैं। गोलीय दर्पण क्या होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं। एक होता है अवतल, एक होता है उत्तल। एक क्या होता है? उत्तल होता है। चाहे अवतल में चलिए चाहे उत्तल में चलिए, कोई दिक्कत नहीं है। और अवतल और उत्तल ये क्या हो गया? गोलीय दर्पण। ये क्या हो गया? दोनों हो गया गोलीय दर्पण। और दर्पण कितने प्रकार के होते हैं? दर्पण 2 प्रकार के होते हैं। दर्पण क्या प्रकार के होते हैं? दर्पण 2 प्रकार के होते हैं। और एक होता है समतल, एक क्या होता है? समतल, और दूसरा होता है गोलीय। दूसरा क्या होता है? गोलीय। तो हमको चलना किस में है? गोलीय दर्पण। तो गोलीय दर्पण अवतल होगा चाहे उत्तल होगा। चलिए हम अवतल लेते हैं, चलिए अवतल लेते हैं। ठीक है। तो अवतल दर्पण ये है ना। तो अवतल दर्पण क्या बोला है कि गोलीय दर्पण के परावर्तक पृष्ठ की वृत्ताकार सीमा, ये वृत्ताकार ये गोल जो है सीमा रेखा का व्यास, बोला कि इसका जो व्यास होगा इसको हम लोग क्या बोलते हैं? ये व्यास जो होता है इसको क्या बोलते हैं हम लोग? गोलीय दर्पण का द्वारक होता है। क्या होता है? गोलीय दर्पण का द्वारक होता है। ये मेरा आंसर हो गया, गोलीय दर्पण का द्वारक होता है वृत्ताकार सीमा रेखा का व्यास। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए। क्वेश्चन नंबर 2, निम्न में से किस दर्पण की फोकस दूरी धनात्मक होती है? मतलब कौन सा दर्पण है जिसकी फोकस दूरी धनात्मक होती है? देखिए ये है अवतल दर्पण। ये क्या है? अवतल दर्पण। तो अवतल दर्पण का फोकस और केंद्र आगे होता है। कहाँ पे होता है? केंद्र आगे होता है। और उत्तल दर्पण का फोकस और केंद्र किधर होता है? पीछे होता है। किधर होता है? पीछे होता है। ध्यान रखना है, कहाँ होता है? पीछे होता है। तो आगे की दूरी सब ऋणात्मक होती है। कहाँ से? चिन्ह परिपाटी के नियम से आगे की दूरी क्या होती है? ऋणात्मक होती है, और पीछे की दूरी क्या होता है? सब धनात्मक होता है। क्या बोला गया है? किस दर्पण की फोकस दूरी धनात्मक होती है? तो इसका आंसर हो जाएगा उत्तल दर्पण की फोकस धनात्मक होती है। क्यों होती है? क्योंकि ये पीछे होती है। क्यों? कहाँ होती है? पीछे होती है फोकस, इसलिए धनात्मक हो जाएगा। ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है? किस दर्पण, किस वर्ण यानी कि रंग, किस वर्ण यानी रंग का तरंगदैर्घ्य सबसे बड़ा होता है? तरंगदैर्घ्य सबसे बड़ा मतलब सबसे ज्यादा किसका होता है, ये बोला गया है। तो तरंगदैर्घ्य लाल का होता है,
नीला का होता है, पीला का होता है या बैगनी का होता है। तो यानी कि लाल रंग का जो तरंगधारी है, लाल रंग का जो तरंगधारी है ये सबसे बड़ा तरंगधारी वाला होता है लाल रंग। ठीक है, लाल रंग का तरंगधारी सबसे ज्यादा होता है या सबसे बड़ा होता है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन में है कि किसी वस्तु का प्रतिबिंब आंख के किस भाग पर पड़ता है, किस भाग पर पड़ता है, रेटिना पर, पुतली पर, कॉर्निया पर, आइरिस पर। तो किसी वस्तु का प्रतिबिंब जो है कहाँ पड़ता है, तो आंख के रेटिना पर पड़ता है। कहाँ पड़ता है, आंख के रेटिना पर प्रतिबिंब का भाग पड़ता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या है देखिए, क्वेश्चन नंबर 5 में यह है कि निम्नलिखित में किस माध्यम में प्रकाश की चाल सबसे अधिक होती है। निम्नलिखित में किस माध्यम में प्रकाश की चाल सबसे अधिक होती है, पानी में, लोहा में, निर्वात में, कांच में या निर्वात में। तो सबसे ज़्यादा जो प्रकाश की चाल होती है वो निर्वात में होता है। कहाँ पे होता है, निर्वात में होता है। कहाँ पे होता है, निर्वात में। ऑप्शन नंबर डी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है देखिए, दूर दृष्टि वाला नेत्र साफ साफ देख सकता है। ध्यान रहे, जैसा दोष वैसा दूरी को देख सकता है। मतलब कहने का मतलब ये हुआ कि अगर निकट दृष्टि दोष है तो निकट की वस्तु को साफ साफ देख सकते हैं, अगर दूर दृष्टि है तो दूर की वस्तु को हम साफ साफ देख सकते हैं। क्वेश्चन क्या बोला है, दूर दृष्टि दोष वाला नेत्र साफ साफ देख सकता है दूर की वस्तु को। किसको, दूर की वस्तु को साफ साफ देख सकता है। अगर निकट होता, निकट दृष्टि दोष वाला नेत्र किसको साफ साफ देख सकता है, निकट वाले वस्तु को। लेकिन बोला क्या गया, दूर बोला। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। किसी को डाउट है क्या, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे में क्या है, एक अभिसारी किरण पुंज समतल दर्पण पर आपतित होती है तो परावर्तित किरण पुंज होगा। परावर्तित किरण पुंज होगा। ध्यान रहे, देखिए ये एक समतल दर्पण है। ये क्या है, एक समतल दर्पण है। ठीक है, बोला कि इस पर एक अभिसारी किरण पुंज, कौन सा, अभिसारी किरण पुंज पड़ेगा। ऐसे किरण पुंज पड़ गया। अभिसारी किसको बोलते हैं, जो कि एक पॉइंट पे आकर मिले, एक पॉइंट पर आकर मिले, इसी को अभिसारी किरण पुंज कहते हैं। अब यहाँ पर पड़ा तो ये कैसे दिखाई पड़ेगा दर्पण में, ऐसे ना, ऐसे। तो इसका फिगर तो ऐसे ही नहीं रहेगा, ऐसे। तो ये कैसा दिखाई पड़ा, ये भी तो एक पॉइंट पर आते हुए दिख रहा है, एक पॉइंट पर आते ही दिख रहा है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, अभिसारी किरण पुंज ही हो जाएगा। क्या हो जाएगा, अभिसारी किरण पुंज ही हो जाएगा। इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए। बहुत जगह पढ़ने को मिलेगा समांतर, समांतर नहीं है, ये गलत है। ये क्या है, गलत है, समांतर नहीं हो सकता है, ये अभिसारी ही होगा। क्या होगा, अभिसारी ही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि एक प्रिज्म से एक वर्णी किरण गुजरे तो इसका क्या नहीं होगा। देखिए ध्यान समझिए, मतलब कि एक प्रिज्म है, क्या है, एक प्रिज्म है, इससे एक वर्णी, एक वर्णी का मतलब समझ रहे हो, एक वर्णी का मतलब तो एक ही वर्ण, एक ही रंग। तो एक ही रंग जब इसको गुजारा जाएगा तो क्या होगा, क्या नहीं होगा, अपवर्तन तो होगा, विचलन भी होगा, लेकिन वर्ण विक्षेपण नहीं होगा। वर्ण विक्षेपण नहीं होगा। क्यों नहीं होगा वर्ण विक्षेपण, वर्ण विक्षेपण कब होता है, जबकि उसमें बहुत सारा रंग मिला हुआ होता है, बहुत सारा कलर मिला हुआ होता है। तो मिलने के कारण उसको, प्रिज्म का काम क्या है, उसको अलग करना, उसका करना, अलग करना। लेकिन इसमें तो एक ही रंग है ना, एक ही रंग है, क्या विक्षेपण होगा, बिल्कुल नहीं होगा। तो इसका आंसर हो जाएगा वर्ण विक्षेपण नहीं हो सकता है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन में है, वायु में कांच के उत्तल लेंस की, वायु में शक्ति होती है, बोला गया है वायु में, कहाँ, हवा में, कांच के उत्तल लेंस, किसका, कांच के उत्तल लेंस कि वायु में शक्ति क्या होती है, ऋणात्मक होती है, धनात्मक होती है, अनंत होती है, इनमें से कोई नहीं।
तो वायु में जो कांच की उत्तल लेंस है उसकी क्षमता धनात्मक होती है। कैसी होती है? धनात्मक होती है। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है देखिए, जल की एक गोलीय बूंद में, जल की एक गोलीय बूंद में व्यास के अनुदिश आपतित किरण का कितनी बार अपवर्तन होगा? देखिए कोई एक जल का बूंद है, ये क्या है? जल का बूंद है, इसमें कोई एक आपतित किरण आएगा, ये कितना बार अपवर्तन होगा? तो ये अपवर्तन होगा 2 बार। कितना होगा? 2 बार। अपवर्तन कितना होगा? 2 बार अपवर्तन हो सकता है। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 11। देखिए बहुत इजी क्वेश्चन है। स्विच लगाए जाते हैं, स्विच लगाए जाते हैं। स्विच को हम लोग कहाँ, कौन सा तार में लगाते हैं? भूयोजित तार में, ठंडे तार में, गर्म तार में, इनमें से किसी में भी नहीं, यानी इन्हें सभी में। देखिए स्विच को जो लगाया जाता है वो गर्म तार में लगाया जाता है। किसमें? गर्म तार में ही लगाया जाता है। अगर आप गर्म तार में नहीं लगाते हैं तो समझ जाइए कि आप स्विच काटे हुए भी हैं तो उसमें करंट है ना, उसमें विद्युत धारा प्रवाहित तो हो रही है उस परिपथ में। इसलिए कभी भी लगाना चाहिए तो गर्म तार में ही स्विच लगाना चाहिए, क्योंकि स्विच काटने के बाद पूरा परिपथ का लाइन कट जाए, विद्युत धारा प्रवाहित ना हो। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। तो गर्म तार में ही हम लोग विद्युत स्विच को लगाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर देखिए, क्वेश्चन नंबर 12 है, जूल प्रति कूलम कहलाता है, यानी कि जो जे बटे सी जूल प्रति कूलम क्या कहलाता है? जूल प्रति कूलम को भी बोलते हैं, कि वोल्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? जूल प्रति कूलम को वोल्ट बोलते हैं। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर हो जाएगा। कौन सा आंसर होगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर। यानी कि जूल प्रति कूलम को क्या बोलते हैं हम लोग? वोल्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? वोल्ट बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, विद्युत चुंबकीय क्षेत्र का एसआई मात्रक होता है? टेस्ला, फेराडे, वेबर, इनमें से कोई नहीं। क्या होता है? देखिए विद्युत क्षेत्र का एसआई मात्रक जो होता है वो टेस्ला होता है। क्या होता है? टेस्ला। विद्युत चुंबकीय क्षेत्र जो होता है, चुंबकीय क्षेत्र का एसआई मात्रक जो होता है वो टेस्ला होता है। क्या होता है? टेस्ला होता है। ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में है, विद्युत घंटी विद्युत धारा के किस प्रभाव पर कार्य करती है? ऊष्मीय प्रभाव पर, रासायनिक प्रभाव पर, चुंबकीय प्रभाव पर, इनमें से कोई नहीं। फिर समझिए, जो विद्युत का घंटी है, विद्युत का जो घंटी है, यानी करंट देने के बाद जो घंटी बजती, जो बेल बजती है, वो किस पर कार्य करती है? तो वो चुंबकीय प्रभाव पर कार्य करती है। किस पर कार्य करती है? चुंबकीय प्रभाव पर कार्य। तो देखिए क्वेश्चन नंबर अगला क्या है? क्वेश्चन नंबर 15। तो 15 में यह है कि डायनमो बदलता है। बोला कि डायनमो जो है क्या, डायनमो का काम क्या है? ये दो चीज में होता है, बच्चे लोग कंफ्यूज करता है। एक मोटर होता है, विद्युत मोटर। देखिए मोटर में होता क्या है, ध्यान समझिएगा। मोटर और डायनमो में बच्चे कंफ्यूज कर जाता है, तो कंफ्यूज होना नहीं है। तो मोटर क्या होता है? मोटर शांत पड़ा हुआ है, बंद है, इसमें स्विच देंगे तो चालू हो जाए। क्या होगा? वो घूमना चालू होगा। तो कैसे समझेंगे हम लोग? पहले स्विच दिए, माने करंट गया, यानी कि विद्युत ऊर्जा। क्या लिखेंगे हम? विद्युत ऊर्जा। यानी विद्युत ऊर्जा जो ही गया तो क्या हुआ? घूमना चालू। विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है, यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है। कंफ्यूज नहीं होना चाहिए। अब आप लोग कंफ्यूज नहीं होंगे कि करंट देते हैं तो ये घूमना चालू होता है। तो ये क्या हुआ? मोटर विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है। और डायनमो में क्या होता है? एक डीजल होता है, डीजल, बात समझे? डीजल स्टार्ट मारते हैं तो उसका आर्मेचर वगैरह घूमता है, जो सिस्टम है घूमता है, और घूमने के बाद वो क्या होता है? करंट उत्पन्न करता है। यानी कि यांत्रिक ऊर्जा को वो विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट करता है। कौन? डायनमो। बोलिए, ये दोनों क्वेश्चन कंप्लीट हो गया होगा आप लोगों का, है ना? चलते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर।
नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है कि अपवर्तनांक का रंग किस पर निर्भर करना कहलाता है? प्रकीर्णन, अपवर्तन, वर्ण विक्षेपण, परावर्तन। मतलब कि अपवर्तनांक हम वर्तन पढ़ दिए। अपवर्तनांक का रंग किस पर निर्भर करना कहलाता है? जल्दी आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा। देखिए, अपवर्तनांक जो है प्रकीर्णन पर नहीं है, परावर्तन पर भी नहीं है और अपवर्तन पर भी निर्भर नहीं करता है। मतलब कि अपवर्तनांक का जो रंग होता है वो ये तीनों पर निर्भर नहीं करता है। तो किस पर निर्भर करता है? वर्ण विक्षेपण पर निर्भर करता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन में यह है कि एक मोटर कार के पक्षदर्शी, पश्चिम के पीछे देखने वाले क्या होते हैं? उत्तल दर्पण। क्या होते हैं? उत्तल दर्पण। नहीं होता है, यानी मोटर कार यानी कि गाड़ी में जो पीछे देखने वाले जो दर्पण होते हैं वो क्या होते हैं? उत्तल। तो बोला कि पक्षदर्शी दर्पण में बना प्रतिबिंब होता है। तो हम पढ़ाएं आप लोगों को कि उत्तल दर्पण में बना प्रतिबिंब कैसा होता है? हमेशा वो वस्तु से छोटा होता है। क्या होता है? हमेशा वस्तु से छोटा ही होता है। और अवतल में तीनों तरह का बनता है, वस्तु के बराबर भी बनता है, बड़ा भी बनता है और छोटा भी बनता है। और समतल में वस्तु के बराबर सिर्फ होता है। ठीक है, चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है? एक विद्युत सेल से धारा प्राप्त करने पर इसके सिरों के बीच विभवांतर का मान होता है। विभवांतर का मान क्या हो जाता है? विद्युत वाहक बल से अधिक होता है, विद्युत वाहक बल से दोगुना होता है, विद्युत वाहक बल से कम होता है, इनमें से कोई नहीं। तो एक विद्युत सेल से जब धारा प्राप्त करने के लिए सिरों के बीच विभवांतर का मान हो जाता है तो क्या होता है? विद्युत वाहक बल से कम हो जाता है। क्या होता है? विद्युत वाहक बल से कम हो जाता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट में क्या है? ध्यान दीजिए। एक अवतल दर्पण के ध्रुव एवं फोकस के ठीक, क्या बोला? एक अवतल दर्पण के ध्रुव एवं फोकस के ठीक मध्य स्थित बिंब के लिए आवर्धन होगा। देखिए, एक अवतल दर्पण है, देखिए एक अवतल दर्पण है, ये फोकस है और ये केंद्र है और ये ध्रुव है। क्या बोला है? ध्रुव और फोकस के बीच में एक कोई बिंब है। बोला कि देखिए, तो हम लोग किरण आरेख बनाने के नियम सिखाए थे। तो क्या है? पहला मुख्य अक्ष के समांतर जाएगा और ये फोकस से होते हुए गुजरता है। दूसरा क्या होता है? और ये दर्पण से टकराता है, टकराने के बाद ये केंद्र से होते हुए वापस चलता है ना, गया वापस गया। क्या इधर कटने वाला है, इधर फैलते चल जा रहा है? क्या होगा? ये कल्पना होगा। ये क्या होगा? कल्पना होगा। तो बताइए, ये वस्तु जो है, वस्तु का क्या लगभग हुआ? दोगुना लगभग हुआ। क्या हुआ? एक तो होगा, बराबर तो होगा नहीं, वस्तु का आधा प्रतिबिंब बनेगा नहीं, इनमें से कोई होगा भी नहीं। तो लमसम क्या हो सकता है? इसका आंसर दोगुना हो जा सकता है और इसका आवर्धन जो होगा लगभग वस्तु के दोगुना हो सकता है। एक भी कंफर्म नहीं है, ये भी कंफर्म नहीं है, लेकिन लगभग दोगुना हो सकता है ना। मेरा आंसर क्या होगा? लगभग 2 होगा। क्योंकि देखिए फिगर से देखिए, प्रतिबिंब देखिए कैसा बन रहा है, लगभग इसका दोगुना बन रहा है, बन रहा है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? दोगुना लगभग हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है? अब हम लोग क्वेश्चन प्रवेश कर गए हैं केमिस्ट्री में ना। चलिए, केमिस्ट्री में क्या है? पहला बायो है, फिजिक्स में भी है रे, फिजिक्स में ही है, बायो केमिस्ट्री नहीं है, फिजिक्स में ही है, बायो में है, लास्ट चैप्टर ये। जीवाश्म ईंधन के जलने से इनमें से ऑक्साइड उत्पन्न होती है। क्या सल्फर होती है, कार्बन होती है, या नाइट्रोजन होती है, या इनमें से सभी होती है? इसका आंसर क्या हो जाएगा? देखिए, इसका आंसर कोई भी जीवाश्म ईंधन को जब जलाते हैं तो उसमें जो ऑक्साइड उत्पन्न जो होती है वो क्या होती है? देखिए, सल्फर भी होता है उसमें, कार्बन भी उत्पन्न होता है, माने कोयला उत्पन्न होता है, या नाइट्रोजन भी उत्पन्न होता है। जब तीनों जब सही हो तो मेरा राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी। ऑप्शन नंबर डी यानी कि इनमें से सभी उत्पन्न होता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है? वैद्युत प्रतिरोधकता का एसआई मात्रक है। वैद्युत प्रतिरोधकता का एसआई मात्रक क्या होता है? तो वैद्युत ओम मीटर होता है,
ओम होता है, ओम प्रति मीटर होता है, वोल्ट प्रति मीटर होता है, तब विद्युत प्रतिरोधकता का एसआई मात्रक जो होता है वो ओम मीटर होता है। क्या होता है? ओम मीटर होता है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन की दर का एसआई मात्रक है। बोला गया है चुंबकीय फ्लक्स में जो परिवर्तन होता है उसकी दर का एसआई मात्रक क्या होता है? वाट होता है, जूल होता है, वोल्ट होता है, वेबर होता है। क्या होता है? क्या होता है? ऑप्शन नंबर सी वेबर होता है। क्या होता है? यानी कि विद्युत चुंबकीय फ्लक्स का जो एसआई मात्रक होता है वो क्या होता है? वेबर होता है। क्या होता है? वेबर होता है। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। समांग माध्यम से प्रकाश गमन करता है, मतलब कि एक ही माध्यम में जब प्रकाश को भेजा जाता है तो वो कैसा गमन करता है? वक्र रेखा, टेढ़ी मेढ़ी रेखा, वृत्ताकार रेखा, है ना, अनिश्चित रेखा, अनिश्चित तरीके से, या सरल रेखा में। तो समांग माध्यम में जब प्रकाश गमन करती है तो वो एक सीधी रेखा में गमन करती है या सरल रेखा में गमन करती है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है देखिए, यदि एक प्रिज्म से एक वर्णी किरण गुजरे तो इसका नहीं होगा। ये डबल बार आ गया है, ये डबल बार क्वेश्चन है, तो बता दिए थे क्या नहीं होगा? वर्ण विक्षेपण नहीं होगा। क्या नहीं होगा? वर्ण विक्षेपण नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्रत्येक इलेक्ट्रॉन पर ऋणात्मक आवेश होता है। बोला गया प्रत्येक इलेक्ट्रॉन पर जो ऋणात्मक आवेश होता है वो कितना होता है? 1.6 गुना 10 के पावर माइनस 20 कूलम, 1.6 गुना 10 के पावर माइनस 18 कूलम, 1.6 गुना 10 के पावर माइनस 19 कूलम, 1.6 गुना 10 के पावर माइनस 17 कूलम। देखिए तो प्रत्येक इलेक्ट्रॉन पर जो ऋण आवेश होता है वो होता है 1.6 गुना 10 के पावर माइनस 19 कूलम। क्या होता है? 1.6 गुना 10 के पावर माइनस 19 कूलम होता है। ऑप्शन नंबर सी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए अब यहाँ से हम लोग केमिस्ट्री में प्रवेश कर चुके हैं, केमिस्ट्री में आ गए है ना। अब बताइए, आप लोग को 25 क्वेश्चन बताया गया है, आप लोग 25 क्वेश्चन में कितना क्वेश्चन को सही किए? जल्दी कमेंट बॉक्स में छापिए 25 क्वेश्चन में आप लोग का आंसर कितना सही हुआ है, जल्दी फटाफट बताइएगा, जल्दी बताइएगा फटाफट। चलिए ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यानी कि क्वेश्चन क्या है, एक घोल नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है तो घोल का पीएच मान क्या होगा? ध्यान से समझिएगा, आराम से, ये क्वेश्चन गलती नहीं होना चाहिए आप लोगों को, है ना। हम लिखाए थे अनीला, जो नीला लिटमस पत्र को लाल कर दे उसको आम्ल कहते हैं। क्या कहते हैं? एक ट्रिक दिए थे आप लोगों को, अनीला माने कि जो नीला लिटमस पत्र को लाल कर दे उसको आम्ल कहते हैं। क्या बोला? नीला लिटमस पत्र को, नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है उसको क्या बोलते हैं? आम्ल। और आम्ल का पीएच मान क्या होता है? 7 से कम, 7 से कम इन होता है। तो 7 से कम जब होता है बउआ, तो 7 से कम कौन लिखा हुआ है भाई? 2 लिखा हुआ है। जो 7 से कम होगा उसी को हम लोग को मारना आम्ल के रूप में। अगर यहाँ लिखा होता 3 मेरा आंसर 3 होता, अगर लिखा होता 4 तो मेरा आंसर 4 होता, अगर लिखा होता 1 तो मेरा आंसर 1 होता, है ना। तो जो नीले लिटमस पत्र को लाल कर दे उसको आम्ल कहते हैं, जो लाल लिटमस पत्र को नीला कर दे उसको क्षार कहते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, बहुत इजी क्वेश्चन है। लोहे की परमाणु संख्या होती है, तो लोहा के परमाणु संख्या जो होती है, लोहा का संकेत होता है Fe और परमाणु संख्या क्या होता है? 26। लोहा Fe 26, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देखिए, सल्फर परमाणु की बाह्यतम कक्षा में इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होती है? पहले देखिए आप लोगों को परमाणु संख्या याद होनी चाहिए, ठीक है, और संकेत याद होना चाहिए, तब ये सब क्वेश्चन बनेगा, से बनने वाला नहीं है। सल्फर का संकेत होता है S16। अब देखिए इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करिए कक्षा के आधार पर, उप कक्षा के आधार पर नहीं, कक्षा के आधार पर। तो कक्षा के आधार पर इलेक्ट्रॉनिक विन्यास का नियम क्या है? 2, 8, 18, है ना, फिर 32, फिर 50, है ना है। तो 2, 8
सल्फर के पास 16 इलेक्ट्रॉन है, तो 2 और 8 तो लास्ट में कितना इलेक्ट्रॉन होगा? 6 ना, तो 16 पूरेगा। तो क्या बोला है? सल्फर परमाणु की बाह्यतम कक्षा में इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या है? जो बाहर में बचे, जो लास्ट में बचे, वही बाहरी कक्षा होता है। कितना किया? 6, यानी कि सल्फर के बाहरी कक्षा में 6 इलेक्ट्रॉन होगा। सल्फर के बाहरी कक्षा में 6 इलेक्ट्रॉन होगा। ठीक है, चलते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। एल्यूमिनियम पर मोटी ऑक्साइड की परत बनने की प्रक्रिया कहलाती है। बोला गया है कि एल्यूमिनियम पर जो मोटी ऑक्साइड की परत जो बन जाती है, उस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? उस प्रक्रिया क्या कहते हैं? जस्तीकरण, एनोडीकरण, समृद्धिकरण, इनमें से कोई नहीं। देखिए, एल्युमिनियम पर जो मोटी परत जमा जो हो जाता है उसको एनोडीकरण कहते हैं। क्या कहते हैं? एनोडीकरण। अगर कोई भी वस्तु पर अगर जस्ता का अगर लेप चढ़ाया जाए उसको जस्तीकरण कहते हैं, जस्तीकरण कहते हैं। लेकिन यहाँ बोला कि एल्युमिनियम पर जो मोटी परत बनाने की प्रक्रिया, जो मोटी परत जो बनाते हैं उसको क्या कहते हैं? एनोडीकरण कहते हैं। ठीक है, चलते नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर, देखिए, कौन सा कार्बन यौगिक सबसे अधिक अभिक्रियाशील है? कौन सा कार्बन सबसे अधिक अभिक्रियाशील है? ध्यान रहे, देखिए इसका संरचना क्या होता है? CH। ध्यान रहे, देखिए इसका संरचना क्या होगा? C, संरचना क्या होगा? यही होगा ना। इसका संरचना क्या होगा? C डबल है, H4 है, H4। देखिए 4 है। यहाँ क्या लगेगा? डबल बॉन्ड C3H8। देखिए देख लीजिए, अब संरचना सबको हम बना दिए है ना। जो संरचना बन गया है, तो कौन सा कार्बन यौगिक सबसे अधिक अभिक्रियाशील है? तो आप लोग को संरचना पता चल गया होगा। क्या चल गया होगा? सब में सिंगल बॉन्ड है, सभी में सिंगल बॉन्ड है, इसलिए ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा और ये भी नहीं होगा। जो डबल बॉन्ड है वही मेरा क्या होगा? अधिक अभिक्रियाशील यौगिक है, अधिक अभिक्रियाशील वाले यौगिक हैं। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। विरंजक चूर्ण का रासायनिक सूत्र क्या होता है? CaOH होल ट्वाइस, CaOCl होल 2, Cl2 होगा, CaCO3, CaHCO3 होल ट्वाइस। तो विरंजक चूर्ण का जो रासायनिक सूत्र होता है वो CaOCl2 होता है। क्या होता है? CaOCl2 होता है। ऑप्शन नंबर बी। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है? 32 नंबर क्वेश्चन। देखिए, रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ को क्या कहा जाता है? मान लिया जाए हम एक C+O2, इसको रासायनिक अभिक्रिया में हम भाग लिए, क्या बन गया? CO2 बन गया। क्या बन गया? CO2 बन गया। देखिए इसको संतुलित कर दिया, अच्छा लगेगा देखने में, है ना। चलिए, CO2 बन गया। तो ये जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लिया, ये रासायनिक अभिक्रिया में जो पदार्थ भाग लिया, इसको हम लोग क्या कहते हैं? इसको उत्पाद कहते हैं या अभिकारक कहते हैं, दोनों कहते हैं, या इनमें से कोई नहीं होगा? ये बताइए। ठीक है, बोलिए। तो इसको क्या बोलते हैं? इसका नाम है प्रतिफल, प्रतिफल या उत्पाद। क्या नाम है उसका? प्रतिफल या उत्पाद है। इसको क्या बोलते हैं? अभिकारक। क्या बोलते हैं इसको? अभिकारक। तो जो अभिक्रिया में भाग ले उसको अभिकारक कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर बी अभिकारक इसका आंसर हो जाएगा। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन नंबर 33 में क्या है? टूथपेस्ट होता है क्षारीय, अम्लीय, उदासीन, इनमें से कोई नहीं।
टूथपेस्ट जो होता है वो क्षारीय होता है। कैसा होता है? टूथपेस्ट कैसा होता है? क्षारीय होता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है? क्वेश्चन नंबर 34 में क्या है? निम्नलिखित में कौन कार्बोक्सिलिक समूह है? कार्बोक्सिलिक समूह है। देखिए ये क्या है? CHO, CHO ये अम्ल है। ये क्या है? अम्ल है। ठीक है। ये कीटोन है। ये क्या है? कीटोन समूह है। और ये कार्बोक्सिलिक अम्ल है। कार्बोक्सिलिक अम्ल है। ठीक है। और ये बोला क्या बोला भाई? हाँ, कार्बोक्सिलिक समूह है। नहीं मिस्टेक हो गया है, यहाँ पे एल्डिहाइड होगा। CHO एल्डिहाइड होता है। क्या होता है? एल्डिहाइड हो गया। उसके बाद में हो जाएगा क्या? मिस्टेक हो गया है। इसमें हो जाएगा अम्ल, ये हो जाएगा कीटोन समूह ये है। और ये क्या है? ईथर समूह है। ये क्या है? ईथर समूह है। तो क्वेश्चन क्या पूछा है? कार्बोक्सिलिक यानी कि कीटोन। कौन सा पूछा है? कीटोन समूह कौन सा है? तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, कीटोन। ठीक है। कीटोन के कार्बोक्सिलिक कहते हैं। ठीक है। एक समूह का नाम लीजिए तो कीटोन हो जाएगा इसका आंसर, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन क्या है कि निम्नलिखित में किसके कारण अम्ल वर्षा होती है? निम्नलिखित में किसके कारण अम्ल वर्षा होती है? CO2, SO2, Cl2। तो SO2 के कारण अम्ल वर्षा होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निकेल की परमाणु संख्या क्या होता है? जल्दी कमेंट बताइएगा। तो निकेल Ni 28 है ना, कॉपर Cu 29, जस्ता Zn 30। चलिए अब यह क्वेश्चन क्या है समझिए। एक जांच परख नली में, इसका ऑप्शन तो भी नहीं दिख रहा है भाई। परख नली में लिए गए विलयन की एक लोहे की कील को डुबोया जाता है तो आधे घंटे के बाद यह देखा गया कि विलयन का रंग परिवर्तित हो चुका है। तो उस जांच परख नली में विलयन क्या था? देखिए थोड़ा समझिएगा। CuSO4 में क्या बोला? एक लोहे की कील Fe को डाला जाता है तो क्या बनता है? FeSO4 प्लस Cu को विस्थापित कर देता है, जो विलयन होगा क्या होगा? CuSO4। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर, देख लीजिए, ऑप्शन नंबर बी। CuSO4 के विलयन में जब लोहा डालेंगे तो विलयन क्या होगा? अपना रंग को बदल देगा। इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्या है? देखिए, एथेनॉल को सांद्र H2SO4 के साथ गर्म करने पर वह कौन सी गैस बनाती है? C2H6, CH4, C2H2 और C2H4। तो आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए क्या इसका आंसर होगा, जल्दी फास्ट में। जल्दी बताइएगा क्या हो जाए। देखिए इसका गर्म जब करते हैं ना H2SO4 को तो बनता है C2H2 बनता है। क्या बनता है? C2H2। यानी सांद्र H2SO4 को जब गर्म किया जाएगा तो C2H2 बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि हीरा निम्नांकित में किस तत्व का अपर रूप है? गंधक, सिलिकॉन, फास्फोरस, कार्बन। तो हीरा जो है कार्बन का अपर रूप है। किसका अपर रूप है? कार्बन का अपर रूप है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है? देखिए, 1 ग्राम सोने से कितना लंबा तार बनाया जा सकता है? 2 मीटर, 5 मीटर, 2 किलोमीटर, 0.5 किलोमीटर। देखिए 1 ग्राम सोना से 2 किलोमीटर तार बनाया जा सकता है। 2 किलोमीटर तार हम खींच सकते हैं
1 ग्राम सोना से 2 किलोमीटर तार हम खींच सकते हैं। ऑप्शन नंबर डी। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, निम्नांकित यौगिकों में कौन जल में विलय है। देखिए कौन सा यौगिक है जो कि जल में विलय है। देखिए बेंजीन तो नहीं है, मेथेन नहीं है, कार्बन डाइऑक्साइड नहीं है, तो ग्लूकोज को हम लोग जल में घोलकर उसको पीते हैं, पीते ना, एनर्जी लाने के, तत्काल एनर्जी लाने के लिए। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, निम्नांकित में अम्लगम कौन है। देखिए अम्लगम उसे कहते हैं जिसको पारा में मिलाकर बनाया जाता है। एक तो पारा होता है, दूसरा धातु कुछ भी हो सकता है ना। तो पारा क्या होता है, पारा का संकेत होता है Hg। Hg देखिए Hg किस में लिखा हुआ है, Hg लिखा हुआ है, इसमें लिखा हुआ Hg। पारा का संकेत Hg होता है, परमाणु संख्या 80 होता है ना। तो Hg तो किस में लिखा हुआ, ऑप्शन नंबर डी, यानी सोडियम और पारा को जब मिलाएंगे तो क्या बन जाएगा, अम्लगम बन जाएगा, नहीं अम्लगम बन जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, एथिलीन का आईयूपीएसी नाम क्या है। एथेन, एथीन, इनमें से कोई नहीं, एथाइन है ना। यानी कि एथिलीन का आईयूपीएसी नाम जो होगा वो एथिन होगा। क्या होगा, एथिन होगा। क्या होगा, एथिन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन में ये है ब्यूटेनॉन। ब्यूटेनॉन का अनुसूत्र C4H8O। अभी जस्ट बताए थे कि O वाले क्या होते हैं, कीटोन। O सम वाले क्या होते हैं, कीटोन होते हैं, यानी कि कीटोनिक हो जाएगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा, कीटोनिक हो जाएगा, क्योंकि एल्डिहाइड तो होगा नहीं, एल्कोहलिक होगा नहीं, इनमें से तो कोई होगा ही नहीं। क्या हो जाएगा इसका आंसर, कीटोनिक हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, एल्काइन में 2 कार्बन परमाणुओं के बीच कितने सहसंयोजक बंधन होते हैं। 2, 3, 5, 7, जल्दी। एल्काइन में 2 कार्बन परमाणुओं के बीच कितने बंधन होते हैं। क्या होंगे, इसका आंसर हो जाएगा 3, क्योंकि कार्बन, एल्काइन के कार्बन कार्बन के बीच परमाणुओं जो होते हैं उनके बीच त्रिबंध होता है। एल्काइन सूत्र क्या होता है, CnH2n-2। हाँ यही होता है। तो मान लिया जाए कुछ 4 ले लेते हैं, C4, 4 दूनी 8 में से 2 गया, कितना हो जाएगा 6, तो H6 हो जाएगा ना। देखिए तो इसका पर हम निकालेंगे संरचना। देखिए 1, 2, 3। अब देखिए ये कार्बन के बीच में कितना हो जाएगा, त्रिबंध हो जाएगा। कितना हो जाएगा, त्रिबंध हो जाएगा। तो ये देखिए इसका भी 4 को पुर गया ना, एक यहाँ दे देंगे हम H, तो 1 गो, यहाँ 2 गो, 3 गो, 4 गो, 5 गो, 6 गो, यानी क्या हो जाएगा इसका सूत्र, एल्काइन का सूत्र होता है CnH2n-2। इसका आंसर त्रिबंध किस में हो जाएगा, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, सिनेबार किस धातु का अयस्क है। Mg मैग्नीशियम, Al एल्यूमिनियम, Fe लोहा, Hg पारा। तो सिनेबार जो होता है वो पारा का अयस्क होता है। किसका अयस्क होता है, पारा का अयस्क होता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है, देखिए सल्फाइड अयस्क का सांद्रण निम्नांकित में किस विधि द्वारा होता है। दर्पण विधि, निस्तापन विधि, हाथ से चुनकर, फेन उत्प्लावन विधि। सल्फाइड अयस्क का जो सांद्रण होता है वो फेन उत्प्लावन विधि द्वारा होता है। क्या होता है, फेन उत्प्लावन विधि द्वारा होता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है, देखिए जल के वैद्युत अपघटन में कैथोड पर कौन सी गैस मुक्त होती है। ओजोन तो होगा ही नहीं, ऑक्सीजन तो होगा ही नहीं, तो इसका क्या हो जाएगा, हाइड्रोजन हो जाएगा। तो इनमें से कोई भी नहीं गया नानी घर, है ना। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है, निम्नांकित में कौन सा तत्व सबसे अधिक अधातुई गुण वाला है। अधातुई गुण, अधातु किसे कहते हैं, मैंने अधातुई गुण वाला है, जिसमें कि ज्यादा अधातु का गुण हो। अधातु किसे कहते हैं, वैसी तत्व जिसके बाहरी कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन हो, 5, 6, 7 इलेक्ट्रॉन हो, उसे अधातु कहते हैं। ठीक है, 8 इलेक्ट्रॉन होगा तो अक्रिय गैस हो जाएगा। क्या हो जाएगा, अक्रिय गैस। और 1, 2, 3 होगा धातु और 4 होगा तो उपधातु। ठीक है, देखिए क्लोरीन का Cl17, क्लोरीन का Cl17, तो 17 इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कीजिए 2, 8, 7। नाइट्रोजन N7, तो क्या हो जाएगा 2, 5।
सल्फर S16 2 8 6, फास्फोरस P15 2 8 5। अब देखिए बाहरी कक्षा में किसका सबसे ज्यादा है, वो मेरा आंसर होगा क्लोरीन। यानी क्लोरीन में जो है ज्यादा धातुई गुण पाया जाता है। एक क्लोरीन होता है, एक फ्लोरीन होता है। फ्लोरीन क्या होता है? फ्लोरीन F, फ्लोरीन F परमाणु कितना होता है? फ्लोरीन F क्या होता है? 9 होता है। इसकी बाहरी जो कितना 2 और 7 हो जाएगा। यानी कहने का मतलब ये हो गया कि इसका 2 ऑप्शन हो सकता है, एक फ्लोरीन भी हो सकता है और या फिर एक क्लोरीन भी हो सकता है। ठीक ना, ज्यादा धातुई गुण वाले क्लोरीन और फ्लोरीन होता है। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन में? नीला थोथा, नीला थोथा यानी तुतिया का रासायनिक सूत्र क्या है? नीला थोथा या तुतिया का रासायनिक सूत्र क्या है? इसका होता है CuSO4 × 5H2O। क्या होता है? देखिए यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी में है CuSO4 × 5H2O। ये क्या होता है? नीला थोथा का रासायनिक सूत्र होता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 51 में क्या है? प्रदूषण मुक्त स्रोत है। प्रदूषण मुक्त स्रोत है। बोला गया है कि किससे प्रदूषण नहीं होता है? देखिए पवन ऊर्जा से भी प्रदूषण नहीं होता है, सौर ऊर्जा से भी प्रदूषण नहीं होता है और जल विद्युत ऊर्जा से भी प्रदूषण नहीं होता है। जब तीनों का तीनों सही हो तो चौथा नंबर में क्या है? इनमें से सभी। यानी मेरा आंसर हो जाएगा इनमें से सभी, ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है? निम्नांकित में किस हाइड्रोकार्बन में कार्बन कार्बन के बीच 3 आबंध होते हैं, यानी कि बंध त्रिबंध होता है? तो बाबू इसको बताने से पहले आप लोग से एक अनुरोध है कि आप लोग इस वीडियो को कर लीजिए लाइक, अगर अच्छा लगे तो। ठीक है, और जो बच्चे जुड़े हुए हैं, जितने बच्चे जुड़े हुए हैं, एक बार पूरा जोड़ लगाकर, लास्ट बार बोल रहे हैं हम, इसको शेयर कर दीजिए और जो नए हैं वो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, चलिए अब हम इस क्वेश्चन का आंसर बताते हैं। देखिए क्वेश्चन क्या है? त्रिबंध आबंध होता है, इसका संरचना बनाइए। देखिए C देखते हैं 8 H है ना। देखिए 8 गो हो गया, तो ये सिंगल बॉन्ड हुआ। क्या हुआ? सिंगल बॉन्ड। ये तो आंसर होगा ही नहीं, ये आंसर होगा ही नहीं। चलिए ये आंसर नहीं होगा। अब देखते हैं इसको C3 H4 हुआ। देखिए 1 2, इसमें अगर त्रिबंध लगा दें, हाँ लग गया, 1 2 3 4 और यहाँ 4, यानी प्रत्येक कार्बन को 4 बॉन्ड चाहिए। तो इस कार्बन का 4 बॉन्ड, इस कार्बन का 4 बॉन्ड, इस कार्बन का 4 बॉन्ड, तो इसी में त्रिबंध लग रहा है। यानी मेरा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर में क्या है? निम्नांकित में कौन सा यौगिक एरोमेटिक यौगिक है? निम्नांकित में कौन सा यौगिक एरोमेटिक यौगिक है? मैथेन तो है ही नहीं, प्रोपेन तो है ही नहीं, ब्यूटेन भी नहीं है। क्या हो जाएगा? बेंजीन क्या है? एक एरोमेटिक यौगिक है। सूत्र होता है C6H6। क्या होता है? C6H6 होता है। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 54 क्या है? उच्च बसीय अम्लों के सोडियम लवण कहलाते हैं। बोला कि उच्च अम्ल से जो सोडियम लवण बनता है उसको क्या कहते हैं? तो उसको अपमार्जक कहते हैं? नहीं भैया। क्या कहते हैं? प्लास्टिक कहते हैं? बिल्कुल नहीं। रबड़ कहते हैं? बिल्कुल नहीं। तो उसको क्या बोलते हैं हम लोग? साबुन कहते हैं। क्या कहते हैं उसको? साबुन कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 55 एक कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या होती है। देखिए कक्षा में इलेक्ट्रॉन की संख्या निकालने का एक सूत्र होता है 2n²। तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? साइटोन का आकार होता है। तो साइटोन का आकार एक स्टार टाइप का होता है। मान लीजिए ऐसे टाइप का होता है ना, एक स्टार टाइप का होता है, यानी कि ताराकार होता है। कैसा होता है? साइटोन का आकार एक ताराकार होता है। कैसा होता है? ताराकार होता है। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है देख लीजिए। निम्नांकित में कौन एक पादप हार्मोन नहीं है? निम्नांकित में कौन एक पादप हार्मोन नहीं है? ऑक्सीटोसिन, साइटोकाइनिन, एथिलीन, ऑक्सीन। देखिए बोला कि कौन सा पेड़ पौधा में पाया जाने वाला हार्मोन नहीं है? कौन सा हार्मोन जो है जो कि पेड़ पौधा में नहीं पाया जाता है? देखिए साइटोकाइनिन तो है,
ऑक्सिन तो भी है, एथिलीन भी तो है, लेकिन ऑक्सीटोसिन जो है ये पेड़ पौधा में पाए जाने वाला हार्मोन नहीं है। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है, यूरिया रक्त में कहाँ प्रवेश करता है, मतलब कि यूरिया जो है रक्त में यानी ब्लड में यानी कि खून में कहाँ से प्रवेश करता है। श्वास नलिका में, बिल्कुल गलत। यकृत, फेफड़ा भी नहीं होगा, चाहे यकृत होगा चाहे वृक्क होगा, लेकिन इसका आंसर कहाँ होगा कि यूरिया जो रक्त में है वो यकृत से प्रवेश करता है। कहाँ से? यकृत से प्रवेश करता है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी भी गलत हो गया, मेरा आंसर ऑप्शन नंबर बी हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में कौन किसी पारिस्थितिकी तंत्र का एक जैव घटक हो सकता है। जैव का मतलब होता है सजीव। क्या होता है? सजीव। कौन सजीव हो सकता है? क्या तापमान सजीव है? बिल्कुल नहीं, तापमान सजीव नहीं है। क्या वायु सजीव है? बिल्कुल नहीं। क्या मृदा सजीव है? बिल्कुल नहीं। तो कवक होगा इसका सजीव। ठीक है, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देखिए, नर युग्मक तथा मादा युग्मक के संयोजन से बनता है। नर युग्मक का मतलब क्या होता है? लड़का यानी पुरुष, और मादा युग्मक स्त्री। मतलब दोनों को संयोजन को क्या कहते हैं? संयोजन से क्या बनता है? जायगोट बनता है। क्या बनता है? जायगोट बनता है। दोनों के संयोजन से क्या बनता है? जायगोट बनता है। ठीक है, चलते नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 61। पादप अवशिष्ट संचित रहते हैं। बोला कि पादप अपशिष्ट माने बेकार चीज संचित कहाँ रहता है, क्या होता है? देखिए कोशिका रिक्तिकाओं में। हाँ भैया, यहाँ भी पादप अपशिष्ट होता है। पत्तियां भी क्या है? बेकार चीज है, पादप अपशिष्ट है। छाल भी क्या है? बेकार अपशिष्ट है। यानी कि मेरा आंसर हो जाएगा इनमें से सभी। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए क्या देखिए, सामान्य अनुशिथिलन रक्तदाब होता है। देखिए थोड़ा सा समझिएगा, अगर शिथिलन पूछता तो मेरा आंसर 120 mmHg होता। क्या था? 120 mmHg होता। शिथिलन पूछता तो क्या पूछा? अनुशिथिलन। क्या पूछा है? अनुशिथिलन क्या होगा? 80 mmHg होता है। क्या होता है? 80 mmHg होता है। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देखिए, मनुष्य, बिल्ली तथा चमगादड़ के अग्रपाद, मतलब कि मनुष्य का अगला पाद यानी हाथ, बिल्ली के अगला पाद मतलब कि हाथ जो आगे होता है, और चमगादड़ का जो अग्रपाद होता है वो क्या है? असमजात अंग है, समजात अंग है, अवशेषी अंग है, इनमें से कोई नहीं। देखिए तीनों का अग्र जो पाद है तो तीनों एक ही समान है, लेकिन काम अलग अलग करते हैं। अगर एक ही समान हो और काम अलग अलग करे तो उसको बोलते हैं समजात अंग। क्या बोलते हैं उसको? समजात अंग। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है, पादप में फ्लोएम उत्तरदायी है। देखिए एक पूछता है जाइलम। क्या पूछता है? जाइलम जो है जल का वाहन करता है। तो याद रखिए, ज से जाइलम, जो से जल। तो ये जाइलम का काम है जल संवहन करना, लेकिन पूछा है फ्लोएम, तो फ्लोएम का काम क्या है? भोजन का संवहन करना। फ्लोएम का काम क्या है? भोजन का संवहन करना। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका आंसर। चलिए, एक वयस्क के कितने दांत होते हैं, एक बूढ़े के कितने दांत होते हैं? तो एक वयस्क अच्छे व्यक्ति जो है उसका 32 दांत होता है। कितना होता है? 32 दांत होता है। चलिए अगला क्वेश्चन, एंड्रोजन क्या है? एंड्रोजन क्या है? नर लिंग हार्मोन, मादा लिंग हार्मोन, पाचक रस, इनमें से सभी। जो एंड्रोजन जो है वो नर लिंग हार्मोन है, और स्त्रीलिंग हार्मोन क्या होता है? एस्ट्रोजन होता है, मादा लिंग हार्मोन। लेकिन ये एंड्रोजन जो है वो नर लिंग हार्मोन है। ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, न्यूरॉन का वह हिस्सा जहां जानकारी हासिल की जाती है, तंत्रिका काक्ष शिरा, तंत्रिकाक्ष,
या फिर डेंड्राइट होता है या फिर कोशिका पिंड होता है। बोला कि न्यूरॉन का वह हिस्सा जहां पर कोई भी जानकारी प्राप्त होता है, जानकारी हासिल होता है, जानकारी मिलती है, उसको डेंड्राइट कहते हैं। क्या कहते हैं उसको? डेंड्राइट कहते हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन में यह है आनुवांशिकी का सिद्धांत किसने प्रस्तावित किया? बोला गया है कि आनुवांशिकता का पिता या सिद्धांत किसने प्रस्तावित किया? तो कौन किए हैं? ग्रेगर जॉन मेंडल, इन्हें किए हैं। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है, ध्यान दीजिएगा। प्रकाश संश्लेषण की प्रकाश अभिक्रिया निर्भर करती है, मतलब कि प्रकाश संश्लेषण में जो क्रिया होती है उसमें क्या क्या निर्भर करती है? तो प्रकाश संश्लेषण में जल भी चाहिए, सूर्य की प्रकाश भी चाहिए और क्लोरोफिल भी होना चाहिए। यानी मेरा आंसर इनमें सभी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। मेरा आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? गुर्दे में उत्पादित मूत्र मूत्राशय में जाता है। बोला कि गुर्दे में जो उत्पादित मूत्र है वो मूत्राशय में कैसे जाता है? मूत्र मार्ग से नहीं, मूत्र मार्ग से मूत्राशय से बाहर निकल जाता है। ठीक है, तो मूत्राशय में मूत्र जाता कैसे है? तो मूत्र वाहिनी से जाता है। किस जाता है? मूत्र वाहिनी से जाता है। इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन में यह है रक्त क्या है? रक्त क्या है? रक्त एक तरल संयोजी ऊतक। क्या है? एक तरल संयोजी ऊतक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 72। फूल में नर प्रजनन अंग हैं। बोला कि फूल में नर प्रजनन अंग क्या होते हैं? देखिए वर्तिकाग्र स्त्री प्रजनन अंग है, वर्तिकाग्र भी स्त्री प्रजनन अंग है और अंडाशय भी क्या है? स्त्री प्रजनन अंग है। बोला क्या नर ना, तो नर क्या होता है? पुंकेसर होता है। क्या होता है? पुंकेसर नर प्रजनन अंग होता है। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज किनके द्वारा लिखा गया? जॉन ग्रेगर मेंडल, बिजमैन, चार्ल्स डार्विन, लेमार्क। इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा चार्ल्स डार्विन के द्वारा ये लिखा गया है, द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज नामक पुस्तक। ठीक है, चलते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। मानव आहार नाल का सबसे लंबा भाग है, अरे यार आगे बढ़े कि हम मानव आहार नाल का सबसे लंबा भाग क्या है? ग्रासनी, बड़ी आंत, छोटी आंत, आमाशय। तो आहार नाल का जो सबसे लंबा भाग है वो क्या है? छोटी आंत है। क्या वो है? छोटी आंत है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन में है निम्न में से कौन मादा जनन तंत्र का भाग नहीं है? बोला गया है कि कौन ऐसा तंत्र इसमें है जो कि मादा यानी कि स्त्री का भाग नहीं है। देखिए गर्भाशय ये स्त्री का भाग है, ये तो मेरा आंसर होगा ही नहीं क्योंकि जनन तंत्र का भाग नहीं है। डिंब वाहिनी ये स्त्री का भाग है, अंडाशय स्त्री का भाग है और शुक्र वाहिका क्या है? स्त्री का भाग नहीं है। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर क्या है? किस जीव में हीमोग्लोबिन नहीं होता है? पक्षी में हीमोग्लोबिन होता है, मनुष्य में भी हीमोग्लोबिन होता है, मक्खी में हीमोग्लोबिन नहीं होता है क्योंकि इसमें रक्त नहीं होता है। अगर रक्त होगा तो हीमोग्लोबिन होगा, मक्खी में रक्त नहीं होता है। ठीक है, चलते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। मनुष्य में श्वेत रक्त कोशिकाओं की जीवन अवधि कितनी होती है? मतलब कि मनुष्य में जो श्वेत रक्त की कोशिका जो है उसकी जीवन अवधि क्या है? देखिए आरबीसी का जीवन काल एक होता है और एक होता है डब्ल्यूबीसी। हमको पूछा डब्ल्यूबीसी, क्या पूछा है? डब्ल्यूबीसी। तो डब्ल्यूबीसी का जो जीवन काल होता है वह 12 से 20 दिन तक होता है, यानी कि डब्ल्यूबीसी जो जीवित रहता है 12 दिन से 20 दिन तक जीवित वो रह सकता है। ठीक है, चलते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 78। देखिए प्रसिद्ध पुस्तक द माइक्रोग्राफिया किसके द्वारा लिखी गई? तो रॉबर्टसन, डार्विन, ब्राउन या फिर रॉबर्ट हुक के द्वारा लिखा, किनके द्वारा लिखा गया है? जल्दी बताइएगा। जल्दी बताइएगा। देखिए
प्रसिद्ध पुस्तक द माइक्रोग्राफिया जो पुस्तक है वो रॉबर्ट हुक के द्वारा लिखा गया है, रॉबर्ट हुक के द्वारा लिखा गया है। चलिए देखिए अगला क्वेश्चन, पौधों और पशुओं की कोशिकाओं का वैज्ञानिक अध्ययन क्या कहलाता है? कोशिका विज्ञान, ऊतक विज्ञान, आनुवांशिकी, साइटोजेनेटिक्स। तो इसका जो आंसर होगा क्या बोला है, पौधों और पशुओं की कोशिकाओं को जो वैज्ञानिक अध्ययन होता है उसको कोशिका विज्ञान कहते हैं। क्या कहते हैं? कोशिका विज्ञान। और चलते लास्ट क्वेश्चन की ओर। कहावत में है सब अंत भला तो सब भला, अगर अंत भला हो गया तो सब भला हो जाएगा। ठीक है, देखिए लास्ट क्वेश्चन क्या है, पौधों में भोजन किस रूप में जमा होता है? ग्लूकोज के रूप में, प्रोटीन के रूप में, फैटी एसिड के रूप में या स्टार्च के रूप में? तो पौधों में जो भोजन का जमा होता है वो स्टार्च के रूप में जमा होता है। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। और इसमें बच गया है सब्जेक्टिव क्वेश्चन। तो सब्जेक्टिव क्वेश्चन को हम लोग दूसरा वीडियो में देखेंगे, दूसरा वीडियो में कवर करेंगे। तो आज के लिए यहीं तक। जय हिंद, जय भारत। रुक दो।